ठीक है, व्हेन आई यूज द वर्ड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज रिलेटेड टू, it is related to chemical, it is related to physical phenomena, it is related to biological all. ठीक है, सभी जगह पे हमें ये पता है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, पार्टिकल एलिमेंट से ही बनी हुई सारी संरचनाएं हैं, चाहे आप खुद को देख लो, चाहे आप बहुत छोटे बैक्टीरिया को भी देख लो, या आप नॉन लिविंग मटेरियल को भी देख लो। ठीक है, तो आपने एक पहले वर्ड यूज किया था इन एनिमेट एंड एनिमेट, ऐसे स्ट्रक्चर जो एनिमेशन को शो कर रहे हैं वो लिविंग हो गए, जो इन एनिमेट है वो नॉन लिविंग है। तो अपार्ट फ्रॉम इन एनिमेट एंड एनिमेट, आप यहाँ पे डिफ्यूजन जो बोलते हो, तो आप लिविंग के थोड़ा सा बाहर जाना है आपको और सोचना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल, आयंस, पार्टिकल। ठीक है, और वो फिर आप टाइप्स ऑफ मैटर में चले जाओ। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड देन आप सोचना स्टार्ट करोगे, तब आपको वो समझ में आए और फिर उसको आप वापस फिर से लेके आओ। वाटर, वाटर के अंदर मिनरल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, रूट, रूट पे है रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकस, जाइलम, यहाँ तक पूरा ही आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स सारा रिलेशनशिप बनाते हुए तब आप ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग एस्पेक्ट को समझोगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया था कि सभी चीजें इंडिपेंडेंट होती है और इक्विलिब्रियम जब तक अचीव नहीं होगा, टिल द इक्विलिब्रियम सस्टेन या अचीव, तब तक डिफ्यूजन चलता रहता है। जब आप वाटर के डिफ्यूजन की बात करते हो तो उसको एक सेपरेटली टर्म दिया जाता है ऑस्मोसिस, इन विच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज। डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की यूज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन ये भी है, लेकिन विच अलाउड ओनली वाटर, मतलब आपको कुछ ऐसा बैरियर लगाना पड़ेगा जो कि सिर्फ अलाउ करे वाटर को, बाकी उसमें जो डिजॉल्व सॉल्यूट्स है उसको ट्रांसपोर्टेशन से रोक दे। ओके, तो दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज ऑस्मोसिस, डिटेल में आएगा वहां पे बताएंगे। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव हो सकते हैं। डिफ्यूजन अपने अपने इंडिपेंडेंट, वाटर को मूव करना होगा यहाँ पे, या कोई भी मेथनॉल है, एथेनॉल है, कोई भी सॉल्यूशन है सॉल्वेंट की तरह जो वर्क कर रहे हैं, डिजॉल्व है उसमें, तो दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मूव करेंगे इंडिपेंडेंटली, दूसरे से उसको मतलब नहीं है। ओके, लेकिन जब ऑस्मोसिस बात करते हो तो आप स्पेसिफिक यूज करते हो, सिर्फ वाटर को मूव कराओगे, और ऑब्वियसली दिस इज नॉट द सेलेक्टिवली, दिस इज अ काइंड ऑफ सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउड ओनली वाटर। सेलेक्ट कर रही है वाटर को, इसका मतलब सेमी परमिएबल भी क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल है, लेकिन लैबोरेटरी में अपन उसको सेमी परमिएबल बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंसेंट्रेशन लो सॉल्वेंट से, लो सॉल्यूशन से हाई सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होता है, और हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। इसको फिर से आपको थोड़ा सा मैं समझाती हूँ इमेजेस के थ्रू, पहले आप एनसीईआरटी मार्क कर लो डिफ्यूजन की क्या लिखी। फर्स्ट हेडिंग है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें पहला मेथड देख रहे हो आप, डिफ्यूजन। मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव, व्हाट इट मीन्स, without using energy, without using energy, condition is concentration gradient high to lower concentration, जितना ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतना फास्ट मूवमेंट होगा। ओके, डिफ्यूजन इज पैसिव एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, मतलब विद इन द सेल, इंट्रा सेल भी हो सकता है, यहाँ पे लिखो पेंसिल से, इंट्रा सेल बोल रहा है, साइक्लोसिस आ जाएगा इसमें। जो मूवमेंट आप देख रहे हो, जब गोल्जी बॉडी में कोई ऐसा चीज सिक्रीशन हुआ है, ऐसा चीज फॉर्म हुआ है जो माइटोकॉन्ड्रिया में काम करना है, तो उसको गोल्जी से निकल के माइटोकॉन्ड्रिया तक मूव करना, दैट इज अ डिफ्यूजर। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो वो डिफ्यूज होगा, कोई एंजाइम बना है वो डिफ्यूज होगा। ठीक है, तो जिसका जहां रिक्वायरमेंट है, और बहुत सारे आयंस हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, आयरन आयन, तो सभी वहां पे डिफ्यूज कर रहे हैं, फेरिक और फेरस आयन। ठीक है, वो मूव करेंगे, तो विद इन सेल मूव कर रहे हैं, दैट इज इंट्रासेलुलर।
और फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में, तो इंटरसेलुलर हो गया, दिस इज इंटरसेलुलर। फिर से ये किसी भी तरीके से हो सकता है, वाया सेल वॉल भी हो सकता है, वाया प्लाज्मोडेस्मेटा भी हो सकता है, वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, बेसिक्स है ये सेल के। फ्रॉम सेल टू सेल और ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, या थोड़ी छोटी दूरी से, मतलब कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस तक आप आ गए, तो थोड़े कई सारे सेलुलर और टिश्यू रीजन से आपने ट्रांसपोर्टेशन करा दिया, लेकिन मीन्स कौन सा चल रहा है, डिफ्यूजन। ओके, से फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। क्या याद कर सकते हो यहाँ पे, रिलेट करो। स्टोमेटल कैविटी ले आओ, स्टोमेटल कैविटी, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में एयर स्पेस, एयर कैविटी, एयर का कंसंट्रेशन स्टोमेटल कैविटी की तरफ लो होगा, तो हाई एयर टू लो एयर मूव कर गया, एरेन्काइमा से आया किधर, स्टोमेटल कैविटी। स्टोमेटल कैविटी के पास ओपनिंग है, स्टोमा है, अगेन एयर बाहर रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, तो रिलेट करो, वो मूवमेंट हुआ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो गया। सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेसेस, जहाँ पे एयर भरी या कोई भी लिक्विड भी हो सकता है, अगेन आयंस मॉलिक्यूल हो सकते हैं। पार्टिकल पैरेन्काइमा हमने देखा था कि लूजली अरेंज भी होती है मोनोकॉट के केस में, तो जहां लूजली अरेंज मतलब सेल टू सेल आने के बीच में एक स्पेस भी मिले। अब तुम इस क्लास से उस क्लास में जाओगे तो बीच में स्टेयर्स वाला जगह है ना पूरा, तो वो भी करना पड़ेगा तुम्हें, ट्रांसपोर्ट तो करोगे बीच में, जंप तो इतना हाई जंप नहीं मारोगे ना, डिसअपियर होगे कि यहाँ से डिसअपियर हुए वहां आ गए। तो ट्रांसपोर्टेशन किस रास्ते से जा रहा है, डिफ्यूजन किस रास्ते से हुआ। ओके, तो क्या क्या दे दिया यहाँ पे, फिर से देखो, सेल विद इन द सेल, इंट्रा सेल, सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में, इंटरसेलुलर, फ्रॉम सेल टू सेल, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, टिश्यू लेवल, लेयर्स देख लिया आपने, एंड फ्रॉम द इंटरसेलुलर ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड, यहाँ पे आप स्टोमेटा याद करो। आपको अलग अलग जगह के एनाटॉमी जो आपने पढ़ी हुई है वो दिमाग में आनी चाहिए, ये क्या कह रहा है। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, तभी यहाँ पे पैसिव पे मैंने मार्क कर दिया था, कोई एनर्जी के एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं हो रहे, एनर्जी इज लाइक करेंसी। ठीक है, आपको फ्री में मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है अपने कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, जो वहां पे एलिमेंट, जो वहां पे सिस्टम है, ठीक है, वो सेलुलर हो, इंट्रासेलुलर हो, इंट्रास्पेशल हो, कोई भी, उस मीडियम के अकॉर्डिंग वो डिफ्यूज होता हुआ आ रहा है। ओके, आपको कोई अदर एनर्जी नहीं लगानी, मतलब प्लांट को कोई एनर्जी नहीं लगानी। टेक्स प्लेस इन डिफ्यूजन, अभी वैसे भी आप जनरल सोचो, जब तक हम प्लांट में नहीं ले जाएं तब तक आप जनरल सोचो। ह्यूमन के केस में भी जैसे आपने ब्रीदिंग किया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है, पहले तो ट्रांसपोर्ट की, देन लंग्स के टर्मिनल एंड तक पहुंची है, तो वहां से ब्लड में आ रही है, तो दैट इज डिफ्यूजन। ब्लड से टिश्यू में गई, दैट इज अगेन डिफ्यूजन। आरबीसी के अंदर गई है, दैट इज डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पे वर्क करेगी, तो दैट इज, अभी आप जनरल सोचो, सब आपको समझ में आएगा। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन, कोई डायरेक्शन नहीं है, ओपन सिस्टम है, उसमें वो रैंडमली मूव कर रहा है, कौन अपने जैसे मॉलिक्यूल से वो कोलाइड कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, कोलाइडल एनर्जी आने, कोलाइडल की वजह से काइनेटिक बढ़ेगी और वो तेजी से डिफ्यूज होने लगेगी और उस तरफ जाएगा जिधर वो नहीं है, तो रैंडमली लेफ्ट राइट जहां से भी जाना होगा, इक्विलिब्रियम जब तक नहीं आ जाएगा तो रैंडम डिफ्यूजन चलता रहेगा, तो रैंडम फैशन, दिस इज अगेन क्वेश्चन। The net result being substance moving from region of higher concentration to region of lower concentration. ठीक है, इट डिपेंड्स, इतना इतना वो करेगा, ये रैंडम मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स का डिफरेंस है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, अब रेड वाला ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करेगा,
नंबर में ज्यादा है, इधर गया, इधर उसको, चलो हम एक ही कलर ले रहे हैं, रेड ज्यादा दिखे, ठीक है, येलो कलर का ज्यादा डिफ्यूजन अपन देख रहे हैं, येलो वॉल्स, तो वो इस डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रही, फ्री मिला उनको, इधर भी कुछ आगे, 3 4 में भी, अब ये 4 इस साइड आएंगी क्या, थोड़ी दूर तक आएंगे फिर टकरा जाएंगे, तो ये किधर जाना प्रेफर करेंगे, और आगे जाओ, जगह खाली है, और आगे जाओ, इस तरीके से डिफ्यूजन वो, जिधर ग्रेडियंट ज्यादा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम मिलेगा, मतलब ग्रेडियंट कम है, ठीक है, इधर ग्रेडियंट डिफरेंसेस ज्यादा मिल रहा है, नहीं है कोई भी इनके जैसा नहीं है, तो जगह खाली मिल रही है, वो फटाफट उधर मूव करेंगे, तो हायर द ग्रेडियंट फास्टर द मूवमेंट, हायर द ग्रेडियंट फास्टर द मूवमेंट, इज इट क्लियर? हम्म, फास्टर द डिफ्यूजन डायरेक्ट, और ग्रेडियंट क्या है, दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस, हायर टू लोअर तो हो ही रहा है, लेकिन हाई और लो के बीच में गैप कितना है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, 10 8, 10 6, 10 4, तो सबके बीच में आपको पता है गैप अलग अलग, तो जितना गैप ज्यादा उतना फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन हो, दैट्स वाई सभी रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडम फैशन में मूवमेंट हो रहा है। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, ये सब क्वेश्चन, ठीक है, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे होगा, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरे प्लांट के जो क्वेश्चन थी आपकी कि हायर द, इतने हाइटेड प्लांट के टिप तक कैसे वाटर पहुंच रहा है, कैसे मिनरल पहुंच रहा है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो डिफ्यूजन से पहुंच रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन से पहुंचेगा तो उसको सालों लग जाएंगे, एक पानी जो एंटर किया है वो पहुंचने में, इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ ईयर, और वो प्रोसेस नहीं है, ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस मतलब एंटर किया और उसके बाद पैसिवली ट्रांसपोर्ट करके वहां पे डिफ्यूजन हो सकता है, बट लॉन्गर डिस्टेंस के लिए आप जाइलम में दूसरे मेथड्स पे आएंगे, ओके, तो स्लो प्रोसेस है, एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम, आपके बायो का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बायो लाई नहीं यहाँ पे, केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था, ठीक है, एरिया, वैक्यूम, जितना स्पेस, जितना ग्रेडियंट, जितना कंसंट्रेशन, ये सब केमिस्ट्री और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, फोर्सेस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, फ्री एनर्जी, इन सब पे डिपेंडेंट है, वो बायोलॉजिकल सिस्टम पे डिपेंडेंट ही नहीं, बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब क्या हो गया, आप या तो एयर होगा या तो लिक्विड होगा अंदर पे, या तो सॉलिड होगा, यही होगा, इंटरनल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी तो मीडियम वही मिलेगा उसको, या तो सॉलिड मिलेगा या तो एयर मिलेगा या तो लिक्विड मिलेगा, जब वो प्लाज्मा में आ गया तो लिक्विड मिल रहा है, जब इंटर सेलुलर फेज में चल रहा है वहां एयर प्रेजेंट है तो गैसियस मीडियम मिल जाएगा, जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जा रहा है तो फिर से उसको सेमी लिक्विड मिल रहा है, जब वो सेल वॉल से जा रहा है तो उसको सॉलिड मिल रहा है, पोरस मिल रहा है। डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड, जो मेन डिफ्यूजन की क्राइटेरिया को शो करते हैं वो गैस और लिक्विड ज्यादा करते हैं, और फिर आपका ये है एमसीक्यू स्टेटमेंट, समझने की कोशिश करना, बट डिफ्यूजन इज सॉलिड इन सॉलिड इज मोर लाइकली रेदर देन ऑफ साइड, सॉलिड में डिफ्यूज करना ज्यादा इजी है रेदर देन सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन, समझ में आया, नहीं आया, समझो अब एग्जाम्पल्स इससे, ये इस पे रखा है, ये सालों यहाँ पे रखा रहेगा, क्या इसमें डिफ्यूज हो जाएगा, नहीं होगा ना, अगर मैं ये स्पीकर इस लोहे की बेंच पे रख दी हूँ, ये सालों इस पे रखा रहेगा तो ये इसके अंदर समा थोड़ी नहीं जाएगा, तो सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन इजी नहीं है, दैट इज द सबसे स्मॉलर रेट, वो कंडीशन है, अगर ये अब रस्टिंग शो करेगा, जंग लगेगा, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर ब्राउन कलर का जंग आ जाएगा, रस्ट आ जाएगा, इज इट क्लियर, तो वो डिफरेंट फिनोमेना, फिर सॉलिड में डिफ्यूजन, लिक्विड को अगर आपको सॉलिड में डिफ्यूज करा, कोई एग्जांपल बताओ, काला खट्टा खाया है, गोला खाया है, क्या होता है उसमें, आइस इज व्हाट, सॉलिड, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, आइस होता है, उसके बाद उस पर कलर डालते हैं, देखा है ना, ब्लैक कलर का कोका कोला कलर का उसमें डाल देते हैं तो फिर उसका
टेस्ट चेंज हो जाता है। तो वो क्या रहता है, वाटर से वो क्या लेते हैं, लिक्विड लेते हैं। लिक्विड को किस पे डाला उन्होंने, सॉलिड पे। थोड़ी देर के बाद वही आइस आपकी फॉर्म चेंज कर ली, वो टेस्टी हो गई। तो दैट इज सॉलिड में लिक्विड का डिफ्यूजन। दैट इज मोर लाइकली, मतलब मोर इजी कंपेयर टू सॉलिड। तो जैसे सेंटेंस लिखा है वही आप हाईलाइट कर लो, डायरेक्ट पूछता है। बट डिफ्यूजन इज सॉलिड इज इन सॉलिड, याद रखना, इन सॉलिड, सॉलिड में इज मोर लाइकली रेदर देन द सॉलिड का सॉलिड। तो सॉलिड का डिफ्यूजन, सॉलिड में डिफ्यूजन, दो बात हो गई। आप सॉलिड का डिफ्यूजन इजी नहीं है, लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन किसी किसी केस में इजी। जैसे वाटर, वाटर आपके लकड़ियों में समाता है जब बारिश होता है, इम्बिप्शन की प्रोसेस है, तो वाटर उसके अंदर डिफ्यूज कर गया। लकड़ी क्या थी, सॉलिड थी, लेकिन उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो डिफ्यूज हुआ है, वाटर वहां पे मूव किया। क्लियर है बच्चा? वैसे ही डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स since it is the only means for gaseous movement within the plant body। चाहे लैंटिस सेल्स हो या स्टोमेटा हो, उनके पास कोई भी कैपिलरी सिस्टम नहीं है, कोई लंग्स नहीं है, कोई इस तरीके से ऑक्सीजन CO2 की सप्लाई को नहीं मेंटेन कर रहा है। देयर इज ओनली मीन्स कि आप लोकली गैसेस डिफ्यूजन करो। जहां पे प्लांट खड़ा है वहां से वो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करेगा। जब तक प्राइमरी ग्रोथ है सिर्फ स्टोमेटल इंटरेक्शन होगा, एंड उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ में लैंटिसेस बन जाएंगे। तो लैंटिसेस प्लस प्राइमरी पोर्शन पे स्टोमेटा, दोनों जगह पे गैसेस डिफ्यूजन होगी। क्लियर है? डिफ्यूजन रेट्स affected by gradient of concentration, the permeability of the membrane, किससे वो परमिएबल, किस कौन बैरियर है, कहाँ से उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डिफ्यूज होना है। जैसे जस्ट सपोज यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो इस ये क्या चीज है और ये क्या है, किसको डिफ्यूज होना है और किससे डिफ्यूज होना है, दोनों पे डिपेंडेंट है, दोनों की एफिनिटी पे डिपेंडेंट है। अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ से निकल जाओ, इस दीवार से आर पार, निकल पाओगे क्या? तुम्हारी एफिनिटी है क्या इस दीवार से? ठीक है, आप इमेजिन करो कोई हॉन्टेड मूवी, भूत को करो यहाँ से डिफ्यूज, निकल जाएगा? अभी तुम दौड़ के पता नहीं कितना चक्कर लगा के कोई हीरो हीरोइन कहाँ तक पहुंचती, तब तक आ जाता है सामने खड़े होकर फिर से। ठीक है, तो उनकी एफिनिटी है वहां, वो डिफ्यूज हो सकते हैं उस वहां से। लेकिन हम तुम्हें ये चैनल ओपन कर दे कि दरवाजा ओपन करो और यहाँ से निकलो बाहर, तो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरे जगह। तो आपकी एफिनिटी इस पाथ से, न कि इस वॉल से। तो सेम वे में कौन डिफ्यूज हो रहा है और क्या बैरियर है, किससे वो डिफ्यूज हो रहा है, दैट इज, इस पे डिफ्यूजन का रेट डिपेंड करे। ठीक है, अब मैंने बोला ये ऐसे ओपन नहीं कर रहे, इसको और पतला कर दिया, आधा इसका कवर कर दिया और बोला सब निकल जाओ साथ में, तो क्या साथ में निकल पाओगे? और एरिया बड़ा कर दिया, बड़ा दरवाजा, एक दो दो कंडीशन है, या तो ये जितना है इससे बड़ा कर दूं मैं दरवाजा, तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, एक टाइम में कई बच्चे निकल जाओगे ना वहां से। या तो इसको पतला कर दो, तो या तो लड़ोगे कटोगे मरोगे, या तो लाइन लगा लोगे कि एक एक करके निकलते हैं, एक साथ तो नहीं निकल पाएंगे, रास्ता पतला हो। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे फर्क पड़ा। ठीक है, ऐसे आप रिलेट करके समझ। डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ कंसेंट्रेशन। अब बाहर की तरफ बच्चे ही नहीं है, आपको इधर से जाना है, तो आप इधर से पास जाओगे उधर की साइड। ठीक है, द परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, जब आप एक मीडियम में एक से दूसरे के बीच में कुछ बैरियर लगाए हो तो बैरियर डिपेंडेंट हो गया। देन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर के लिए आप चाय का बनना ध्यान में रखो। अगर हमने दूध में चाय पत्ती चीनी डाल दिया, दूध लिया, चाय पत्ती चीनी थोड़ा पानी थोड़ा अदरक सब कुछ डाल दिया और गैस ही नहीं ऑन की, तो वो सुबह से शाम तक रखे रहो तो कोई चाय नहीं बनने वाली। बट मैंने उसको जैसे टेम्परेचर दिया उसका डिफ्यूजन रेट बढ़ गया। हाँ, आपको सुबह से शाम तक में कलर में जरूर चेंज दिखेगा, या थोड़ी देर में भी दिख जाएगा, क्योंकि चाय पत्ती डिफ्यूज होगी, चीनी घुलेगी, डिजोल्व होगी, भले ही आपने टेम्परेचर नहीं दिया, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे आपने गैस ऑन की, अब चाय पत्ती में बॉयल आया और चाय बन जाएगी, छानो पी लो, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ। ठीक है, प्रेशर डिपेंडेंट भी हुआ।
कोई सिस्टम है वहां पे हम प्रेशर दे रहे हैं। अभी मैंने यहाँ से धक्का देना स्टार्ट किया या मारना स्टार्ट किया डंडे में ठीक है, छड़ी लिया और मारना स्टार्ट किया, तो वो मारना क्या हो गया, एक तरीके का प्रेशर हुआ। अब आप तेजी से भागोगे और अपने को एक दूसरे के पीछे छुपाओगे कि हम पे पड़े ना और हम यहाँ से निकल गए, होगा ना ऐसा। तो इसी तरीके से क्या है प्रेशर। अब आप अपने लंग्स को फील करो, आपके लंग्स में जो आप ब्रीदिंग करते हो तो आपका ये जो रिब केज है ये थोड़ा ऊपर आता है, दैट इज द प्रेशर डिपेंडेंट। पल्मोनरी पंप जो है अपना प्रेशर वैक्यूम प्रेशर बेस्ड फिनोमेना पे वर्क करता है, और कहीं से उसमें एयर नहीं जा सकती, अदरवाइज एयर डिफ्यूज हो जाती है। तो एक पूरा पैसेज है जो एयर टाइट चैम्बर में लंग्स को रखा गया है, और लंग्स में एयर जाने का एक पूरा पैसेज है, सिर्फ वहीं से एयर जाएगी। तो जब जब वॉल्यूम में डिफरेंसेस आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, एयर अंदर आती है, तो आप इनहेल करते हो आपका पूरा कैविटी बढ़ता है, आप एक्सहेल करते हो आपका कैविटी नीचे जाता है। तो प्रेशर बढ़ने से फर्क पड़ा, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम कम होने से फर्क पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन। तो दैट इज प्रेशर। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, टेम्परेचर हाई, डिफ्यूजन रेट हाई, मॉलिकुलर मास समझ में आता है क्या, मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास, चलो मॉलिकुलर साइज, ठीक है। कोई अब बहुत अच्छा खासा मोटा ताजा इंसान है, उसको बोलो दौड़ो, तो कितना तेज दौड़ेगा। कोई एकदम छोटा बकैया चलने वाला बच्चा है 6 महीने का, उसको बोलो दौड़ो, तो वो भी नहीं दौड़ेगा। लेकिन आपके एज के और बढ़िया अच्छा जो बढ़िया दौड़ने वोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं उनको हम बोलेंगे दौड़ो, तो वो दौड़े। तो दौड़ना इज लाइक डिफ्यूजन। किसी का साइज ज्यादा तो वो स्लो डिफ्यूज होगा, किसी का साइज छोटा कंसेंट्रेशन ज्यादा तो वो फास्टर डिफ्यूज होगा। ओके, तो मोलिकुलर में मास हाई है तो डिफ्यूजन स्लो होगा, मॉलिक्यूलर मास लो है, नीचे की तरफ एरो मतलब लो, तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। थिकनेस ऑफ बैरियर कैसी होनी चाहिए, अब सोचो, इतनी कहानी सुना रहे हो, खुद से भी सोचो, थोड़ा अटेंटिव होके पढ़ो, वरना हम स्किप करना स्टार्ट करेंगे। थिकनेस ऑफ बैरियर, अगर हम इस दीवार को यहां तक चौड़ा कर दें तो तुम्हें इसको मूव करने में टाइम लगेगा ना। तो थिकनेस ऑफ बैरियर जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चौड़ाई अगर बढ़ा दिया तो एक कमरे से दूसरे एक सेल से दूसरे सेल में जाने में ही उसको टाइम लग गया, आधा टाइम तो वो बैरियर ले रहा है। ठीक है, जैसे टनल पड़ती है, ट्रेन जाती है तो बहुत सारा टनल पड़ता है, इधर रत्नागिरी से निकलते ही भूल जाओ कि नेटवर्क वेटवर्क आएगा थोड़ी। ठीक है, तो जब तक वो खेड़ चिपलून पहुंचेगी तब तक आप भूल जाओ, इधर इतनी सारी टनल है। तो दैट इज लाइक बैरियर, उसमें नेटवर्क के लिए वहां पे बैरियर हो गया। तो जितना ज्यादा थिकनेस उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बता चुके, हायर द कंसेंट्रेशन हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, हायर द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फास्टर द डिफ्यूजन। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये भी देखा अभी अपन ने, दरवाजे की साइज बढ़ाई तो एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, कोई भी वॉल्यूम है, मैंने बोला इतने एरिया में डिफ्यूज होना है तो उसको कम टाइम लगेगा। ठीक है, रुक जाएगा, जल्दी इक्विलिब्रियम पा लिया, लेकिन अभी हम और डिफ्यूजन कराना चाहते हैं, इसका एरिया बढ़ा दे, वॉल्यूम बढ़ा दे, तो डिफ्यूजन फिर से बढ़ जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास वैक्यूम आ जाएगा, खाली जगह आ जाएगी। क्लियर है बच्चा, और एयर में सबसे फास्टर डिफ्यूजन होता है। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ये फेवरेट है थोड़ा एग्जामिनर का, इसको आप समझो। सरफेस एरिया आप कहाँ फेस करोगे लिविंग में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सरफेस, माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस, गोल्जी का सरफेस, ईआर का सरफेस, लाइसोसोम का सरफेस, जहां जहां आप मेम्ब्रेन बोल रहे हो उन सब का सरफेस एरिया हो गया है। वहां से किसी को भी ट्रैवल करना है तो उसमें कितना उसको एरिया मिल रहा है उसके बेसिस पे वो डिफ्यूज हो रहा है। जैसे एब्जॉर्प्शन में फिर आप उल्टा समझो, विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर आ रही है और एक एक ऐसे ही लेयर चली आ रही है स्टमक से, सब स्मूथ स्मूथ, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ऐसे खुल प्रोजेक्शन आ रहे। क्यों, क्योंकि इस एरिया से तो एब्जॉर्ब होना है, डाइजेशन हो चुका है, अब अंदर लेना, तो एरिया इतना ही है, ये बड़ा, तो उसको एरिया जगह इतनी थी, मतलब डिस्टेंस इतना ही समझ लो आप, लेकिन ये बढ़ते ही क्या हो गया, उसको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ गया। अब इसको आप सबको सीधा लोगे तो इतनी दूरी का एरिया हो,
जगह इतना ही दिया उसने, तो दैट इज सरफेस एरिया। समझ में आया? तो सरफेस एरिया जितना हायर उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर। ये सब क्वेश्चन है बेटा जी। Higher temperature diffuse faster, larger the surface area diffusion faster, higher the gradient diffuse faster, smaller the particle diffuse faster। सॉलिड में सबसे स्लोएस्ट है, लिक्विड में सबसे फास्टर है एंड गैस में सबसे फास्टेस्ट है। तो सीक्वेंस आप बनाओगे तो सॉलिड लिक्विड गैस आएगा डिफ्यूजन। मैथ समझना है इसकी? चलो आते हैं बाद में इसमें। अब ये तो हुआ आपका सिंपल डिफ्यूजन। अब इसको आप सेल में ले जाओगे तो आप सिंपल डिफ्यूजन के लिए सरफेस एरिया कौन सा ले लो बेटा? सिर्फ और सिर्फ लिपिड वाला। सेल में हमने बताया प्रोटीन के इंटीग्रेटेड चैनल होते हैं, फिर से वहां टनल प्रोटीन वाला एग्जांपल दिए थे। टनल के थ्रू जा रही है ट्रेन, तो उसको एक जगह मिल गई। पूरे पूरे पहाड़ पे तो कहीं से कहीं नहीं गई, टनल के अंदर पट रही है इसलिए वो ट्रेन वहां से गई। तो एक प्रॉपर फैसिलिटी लेते हुए गए। तो फैसिलिटी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन के चैनल इज द फैसिलिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप हिल पे खड़े हो और वहां से आपके दोस्त नीचे कुछ मांग रहे हैं, तो आपको गुस्सा है, आपने पत्थर फेंक के मांग दिया, तो बस पत्थर खिसकाया और वो नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन अब आपको सच में कोई ग्लास की चीज देनी है तो आप फेंक के फोड़ोगे नहीं। तो आपने यूज किया कि आपके पास क्या फैसिलिटी है। ऑल ऑफ सडन आपने देखा कि आपके पास एक छोटा सा बैग है, ऑल ऑफ सडन आपको लगा कि आपने स्टॉल ओढ़ रखा है, तो उस स्टॉल में आपने उसको रैप किया और देन आपने एक फैसिलिटी दी कि वो सेफ भी रहे और ट्रांसपोर्ट कर जाए। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन। जब प्रोटीन चैनल के थ्रू आएगा, फैसिलिटी लेगा, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन। घर से आप आ रहे हो तो आप खुद के पैर से आए, पापा की गाड़ी से आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, तो वॉट एवर जिस चीज की आपने अपने पैर की फैसिलिटी ली तो भी पैर की फैसिलिटी ली। ठीक है, बैठे बैठे नहीं आ गए कि दबाया बटन और पहुंच के बायो की क्लास। ठीक, समझ में आ रहा है? तो चैनल वही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही है। डिफ्यूजन किस जगह से हो रहा है? लिपिड की लेयर से हुआ तो सिंपल डिफ्यूजन, गैसेस ऐसे ही आ जाती हैं आराम से। प्रोटीन के चैनल से आए तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटी ले लिया। हम यहां से नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते थे? अब ये रीजन तुम बताओ। यहां से कौन नहीं आएगा? हाइड्रोफिलिक पार्टिकल नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको आने के लिए पानी चाहिए, और टनल के रास्ते से पानी भी जा रहा है, वो पानी में डिजोल्व होके आयंस भी जा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो जिसमें फैसिलिटी ली लेकिन एनर्जी यूज अभी भी नहीं हुई है, वैसा डिफ्यूजन क्या हुआ? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और अभी भी वो क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। As pointed out earlier, a gradient must already be present। अब ये फैसिलिटी लेने के लिए वहां पे ग्रेडियंट बनाने की जरूरत नहीं है, ग्रेडियंट रहना चाहिए तब फैसिलिटी देंगे। मतलब पहले हाइड्रोफिलिक आयंस वहां पे प्रेजेंट होंगे तब वो मूव करेंगे, लिपिड उसको अलाउ ही नहीं करेगा। जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे हम एक फ्लो बना रहे हैं, यहाँ पे हम एक फ्लो बना रहे हैं, ये कोई मॉलिक्यूल है जिसको एंटर करना है, ये यहाँ कोशिश कर रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, उसको अलाउ ही नहीं हुआ। आगे बढ़ते बढ़ते उसको ये प्रोटीन चैनल मिल गया और ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर गया। इज इट क्लियर? क्या हो गया? ठंडी लग रही है? गर्मी लग रही? ठंडी लग रही है? तो एसी बंद करो, ठंडी। फैन बंद कर दो, अपने आप सब एक जैसा हो। मेरा मत बंद कर। लोग ना, चलो तो ये समझ में आया। मतलब एरिया प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वो फैसिलिटी की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब बन जाते हैं आपके बढ़िया अच्छे वाले ट्रिकी लॉजिकल क्वेश्चन। कि पहले क्या होगा? पहले मूवमेंट फैसिलिटी चाहिए या पहले
ग्रेडियंट होना चाहिए, तो ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट, होना चाहिए, पहले ग्रेडियंट रहेगा फॉर डिफ्यूजन टू अकर, तभी डिफ्यूजन होगा, लेकिन एक फैसिलिटी के थ्रू आ रहा है. द डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सब्सटेंस. ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर. The diffusion of any substance across a membrane also depends on its solubility in lipid. जो लिपिड में soluble होगा मतलब वो हाइड्रोफोबिक एरिया से आ सकता है, उसको वाटर की नीड नहीं है. जैसे गैसेस डिफ्यूजन आप समझ लो, तो CO2 इस साइड से उस साइड जा सकती है, ऑक्सीजन इस साइड से उस साइड जा सकती है, सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड लेयर से डिफ्यूज हो. डिपेंड्स ऑन इट्स solubility in lipid. The major constituents of the membrane. मेजर किस रिस्पेक्ट में? एरिया के रिस्पेक्ट में, स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, न कि भार के रिस्पेक्ट. ठीक है, साइज प्रोटीन का मच 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 हायर होता है लिपिड के कंपैरिजन में. दैट्स व्हाई यू गो थ्रू 52 एंड 40%. अदरवाइज 40% लिपिड उससे कहीं ज्यादा आपको देखने में दिख रहा है. Substances soluble in lipid diffuse through the membrane faster. इट इज लाइक कि अगर हम अभी आपको बोले कि आप सब इस दीवार से डिफ्यूज हो सकते हो, तो सब कहीं से भी डिफ्यूज हो जाओ, फास्ट चले जाओगे. लेकिन फैसिलिटी चाहिए तो वेट करना पड़ेगा, जब ये खाली होगा तभी जाओगे यहाँ से. तो किसका फास्टर रेट डिफ्यूजन हुआ? जो लिपिड लेयर से आ रही है विदाउट यूजिंग द प्रोटीन. मार्क करते जाओ सब. सब्सटेंसेस soluble in lipid diffuse through the membrane faster. सब्सटेंसेस यहां से आ रहा है वो सीन में जो हेडिंग है. Substances that have a hydrophilic moiety. Moiety means nature. ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके जो स्ट्रक्चरल साइड चेन्स हैं, ठीक है, रेसिड्यू, moiety, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है. फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन के बीच में पानी नहीं है, यहाँ पे कोई पानी नहीं है. दिस इज द हाइड्रोफोबिक एंड, ये सब हाइड्रोफोबिक है. तो अगर यहाँ से डिफ्यूज भी हुआ तो यहाँ से नहीं जा सकता वो, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है. समझ में आई बात? तो हाइड्रोफिलिक moiety find it difficult to pass through the membrane. Their movement has to be facilitated. उसको हेल्प चाहिए, उसको फैसिलिटी चाहिए. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, कौन है ये फैसिलिटी देने वाले? मेम्ब्रेन में ही इटसेल्फ डिपेंडेंट प्रेजेंट प्रोटीन्स है. Proteins provide site at which such molecules cross the membrane. तो एक स्पेसिफिसिटी आ गई इनके पास कि हाइड्रोफिलिक है, इनको प्रोटीन चाहिए. प्रोटीन भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को भेजेगा कि हाँ, जो आयनिक मॉलिक्यूल है जिनको वाटर के साथ आना है, वो उनके लिए रास्ता खाली है, आ जाओ. रास्ता भरा है ऑलरेडी, अंदर सेचुरेशन है, हम मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, आप वेट करो. यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर नहीं हो सकता, यू हैव टू वेट. ओके, क्लियर है? क्रॉस द मेम्ब्रेन दे डू नॉट सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. लेकिन फैसिलिटी देने वाले प्रोटीन्स ने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनाया है. इट मस्ट बी ऑलरेडी प्रेजेंट. ये पहला लाइन था आपका. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहना चाहिए पहले से. अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर द मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेड बाय द प्रोटीन. प्रोटीन होगा तो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना होना चाहिए. This process is called facilitated diffusion. Is it clear? Line by line, एकदम एक एक चीज समझ के क्लियर होना चाहिए. और आज अपार्ट फ्रॉम कुछ भी बायो पढ़ो, मिनिमम 20 मिनट डिफ्यूजन के एमसीक्यूज करो. मॉड्यूल में देखना, डिफ्यूजन लिख के एमसीक्यूज होंगे, उसको सॉल्व कर. जितना भी कवर्ड हो आपसे पढ़े हुए एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, उसको आप सॉल्व कर. In facilitated diffusion, special proteins are specific for their function of transportation, for their function of structural composition, for their function of attachment. रिसेप्टर की तरह भी प्रेजेंट है वहां पे, पढ़ाया है. ठीक है, रिसेप्टर भी बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल भी है, स्केलेटन भी बना रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट भी करा रहे हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन वाले स्पेशल प्रोटीन हो गया. इट इज लाइक ए स्पेसिफिक मॉडिफाइड. ठीक है, स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी.
तो क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट चल रहा है अभी भी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ लो टू हाई कंसंट्रेशन। ओके, प्रोटीन चैनल को यूज किया लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं मेंटेन था, उस केस में फैसिलिटेड डिफ्यूजन नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और यही होता है अपहिल ट्रांसपोर्टेशन। ओके, दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। आपको नीचे से ऊपर कोई चीज मंगाना है तो यू हैव टू एक्सपेंडिचर परफॉर्म द एनर्जी एक्सपेंडिचर, फेंकना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा। सिर्फ आपके ऐसे हल्का सा पुश कर देने से जो पत्थर नीचे आ रहा था उसको अगर फिर से यहाँ रिवर्स फेंकना है तो आपको फेंकना पड़ेगा। ओके, एक एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो ये कैसा हो जाता है, अप हिल, ऊपर की तरफ, और हायर टू लोअर कैसा था, डाउन हिल। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम when all of the protein transports are being used. saturation, कहां पड़ा है इस तरीके की चीजें, saturation, activity, rate of transformation। सोचो, बायोमोलिक्यूल, वेरी गुड। बायोमोलिक्यूल में कहा, किसके को, एंजाइम के कंसंट्रेशन, एंजाइम काइनेटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में अपन ने देखा था कि एंजाइम के जो एक्टिव साइट्स हैं वो अगर सारे ऑक्युपाइड हैं तो सबस्ट्रेट को वेट करना पड़ेगा टिल द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड एंजाइम अगेन शुड बी फ्री। ठीक है, फिर एंजाइम ने दोबारा बाकी सबस्ट्रेट को लिया और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट हो गया एंजाइम के कंसंट्रेशन पे, नॉट ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक्टिव साइट के फ्री होने पे। तो अब वही बात है बेटा, प्रोटीन के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो चैनल है, अगर वो बिजी हैं तो अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना भी हाई हो, कितना भी बीच में डिफरेंसेस हो, तो भी डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वो चैनल जब खाली होगा तभी वहां डिफ्यूज होगा, अगला मॉलिक्यूल तभी है। तो ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स, दैट इज द चैनल प्रोटीन, बेटा लिख लेना, चैनल प्रोटीन, प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। आपको ट्रांसपोर्टर को ऐसा नहीं समझ लेना है कि कोई उधर से आ रहा है, दैट इज ऑलरेडी जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो चैनल प्रोटीन को ही आप बोल रहे हो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर। आर बीइंग यूज्ड, दैट इज द सैचुरेशन। ठीक है, facilitated diffusion is very specific because it checks the availability of ions molecule and their affinity with the protein channel। जो प्रोटीन जिस आयंस के साथ एफिनिटी रखेगा उसी को वो अलाउ करेगा। ऐसा नहीं कि सोडियम का ट्रांसपोर्टेड चैनल है और उसमें से कैल्शियम आ जाएगा, हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन चैनल है और उसमें से सोडियम चला जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा। सोडियम पोटेशियम पंप इज डिफरेंट, सोडियम आता है पोटेशियम जाता है, एक पंप है वो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल। ठीक है, लेकिन जिसका जो स्पेसिफिक है, मतलब पोटेशियम का अपना चैनल होता है, सोडियम का अपना चैनल होता है, कैल्शियम का अपना चैनल होता है, और ऐसे बिलियंस ऑफ चैनल प्रेजेंट है आपकी एक छोटी सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दैट इज वो मोर स्पेसिफिक। तो वेरी स्पेसिफिक इज नॉट रॉन्ग थिंग, बहुत स्पेसिफिक है, उसको पता है कि उसको किस चैनल से अंदर जाना। इट अलाउज सेल टू सेलेक्ट सब्सटेंस। अब स्पेसिफिसिटी किस चीज के लिए, सिलेक्शन के लिए, कि उनको अपटेक किया जाए, अंदर लिया जाए। या जस्ट सपोज कोई चीज ऐसा है जो सेल के अंदर फॉर्म हो रहा है, एक एंडोक्राइन सेल है वो हार्मोन को फॉर्म कर रही है तो उसको बाहर भेजना होगा। अगेन प्रोटीन चैनल स्पेसिफिसिटी, कि वो बाहर जाने वाला मॉलिक्यूल है, आप यूं ही उठा के तो जरूरत की चीजों को बाहर नहीं घर के फेंक दोगे। समझ रहे हो ना बात हम क्या कह रहे हैं। आपने अगर दिन भर में कोई गार्बेज इकट्ठा किया है और रात को या सुबह के टाइम जो भी आपका वो कलेक्ट करने वाला आता है तो उसमें आप सोने चांदी का सामान थोड़ी फेंकने जा रहे हो, यू हैव टू सेलेक्ट ना कि गार्बेज ही फेंक रहे हो। वही बात है कि सब्सटेंस
अभी हम एक्टिविटी की बात करें, मतलब सेल की जरूरत की बात करें, बाहर से अंदर की तरफ आने की बात करें, तो इट अलाउज सेल टू सेलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक। इट इज सेंसिटिव टू इनिबिटर। इनिबिटर क्या होते हैं? किसी भी प्रोसेस को जो इनिबिट कर रहे हैं आप उनको इनिबिटर बोल लो। और प्रोटीन है, चैनल में प्रोटीन है। प्रोटीन की बाइंडिंग एफिनिटी जब आप देख रहे थे कैटालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसी प्रोटीन को एंजाइम बोल रहे थे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के अकॉर्डिंग है, तो अगेन आप सोचो पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी, अमाइनो एसिड की चेन है, एंड उसमें एफिनिटी बाइंड करने वाले अमाइनो एसिड के पोर्शन। जैसे ये पूरी हम बोले कि ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, लेकिन आप आ कहां से सकते हो? सिर्फ इस जगह से। तो ये वो पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया जिससे आपकी एफिनिटी है। इसी जगह पे मैं अगर कोई ब्लॉक कर दूं, कोई ट्रैक्टर, ट्रक या कोई यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दूं, इसको बंद कर दो, तो आपकी एफिनिटी तो रुक गई। आप एफिनिटी रखते हो लेकिन वो इनिबिटर ने उसको ब्लॉक कर दिया, तो ऑब्वियसली इनिबिटर का अफेक्ट रहेगा डिफ्यूजन के रेट पे। किस इनिबिटर का? जो उस प्रोटीन के साथ सेंसिटिविटी को शो करेगा। यूं ही घूमने वाले तो बहुत सारे मॉलिक्यूल, अगर सभी इनिबिटर हो गए तो हमेशा ये सब चैनल बंद ही रहेंगे। क्लियर बच्चा? तो इट इज सेंसिटिव टू इनिबिटर विच रिएक्ट, अंडरलाइन कर लेना, विच रिएक्ट, घूमते फिरते हर किसी से नहीं, विथ प्रोटीन साइड चेन। वहां पे जो प्रोटीन की साइड चेन है, अब अमाइनो एसिड पढ़ाते वक्त मैंने बताया था, देयर इज आर वेरिएबल, COH, NH2 एंड H। ठीक है, तो वेरिएबल्स जो होते हैं अमाइनो एसिड के साइड चेन मेनली यहीं पे होते हैं और यहां से ही रिएक्ट करते हैं। द प्रोटीन्स फ्रॉम चैनल form channels in the membrane for molecules to pass through, चाहे इन से आउट, चाहे आउट से इन। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। मैंने बोला टनल, तो टनल इज ओपन, लेकिन अपन ये देख लो डोर, तो डोर को हम क्लोज भी कर सकते। अभी जब कोई उधर से नॉक करेगा तो उठ के अपन ओपन करेंगे। तो दैट इज सेम वे जो कैरियर प्रोटीन है जो क्लोज रहता है, जब आया मॉलिक्यूल, जब आयंस आए, उसने बाइंडिंग की, उसने डोरबेल बजाया एंड देन उसके लिए पाथ ओपन हुआ, उसको अंदर लिया, उसके बाद फिर क्लोज। तो विच वन इज मोर स्पेसिफिक? विच वन इज मोर स्पेसिफिक, टनल या कैरियर चैनल प्रोटीन जो क्लोज रहता है? ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसके पास है? जो क्लोज हो रहा है। ठीक है, करियर आपके घर के दरवाजे के अंदर आने की कंडीशन बहुत कम लोग के पास है, लेकिन मांडवी पे घूमने की कंडीशन बहुत लोग के पास। खाली पता नहीं कहाँ से गलती से हम पहुंच गए, मेला लगा था, नारियल पानी लेने गए थे और रुकने की जगह नहीं मिली, उसके बाद तो कार घुमाने के लिए पूरा लेफ्ट राइट पता नहीं कहाँ कहाँ, मैंने कहा ये क्या था। फिर नारियल वाले मैडम आज संडे है, मैं तो भूल ही गई, और वो नारियल पानी बहुत अच्छा लगता, मैं हमेशा उधर ही जाती हूँ। वहां से लिया, पैक कराया और वापस आ। लेकिन उतनी दूर में मेरे को 25 मिनट लग गए, सिर्फ हॉर्न बजाते बजाते निकालते निकालते निकालते, बहुत ही ज्यादा दूर। तो दैट इज लाइक कि वहां पे किसी को ऐसा सिलेक्शन नहीं है ना, जो घूमने आ रहा है सब घूमो फिरो, लेकिन सारी बारात आपके घर में थोड़ी ना आ जाए। यू आर सेलेक्टेड। नॉक हुआ, आप डोराई से देखोगे या ओपन किया, तब आप पूछोगे, वो किसी का जान पहचान के होंगे तो तुरंत अंदर आ गए। ठीक है, हाँ हाँ पता था आने वाले, आजकल तो फोन से सबको सब कुछ पता रहता है कौन आने वाला। लेकिन कोई अनजान है तो आप उसको डायग्नोस करो, उसको देखोगे ना किससे मिलना है, क्या बात करना है, आप सिलेक्शन कर रहे हो। तो दैट इज मोर स्पेसिफिक। आपको देखने में ही कोई डाकू जैसा लग गया और आपने खोल दिया, डोरा ही नहीं था, खोल दिया, उसके बाद तो आप डर के मारे पहले बंद करोगे, फिर घर से बड़ोगे, किसी को बुलाओगे, पता नहीं कौन तो दरवाजे पे है, कोई अजीब सा इंसान। समझ में आ रहा है? तो दैट इज सिलेक्शन, मोर स्पेसिफिक। तो ये सब रेंज पूछे जाते हैं बेटा, आप यहाँ पे एकदम ओपन होके सुनो। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, वो लेस सेलेक्टिव होते हैं, लेस स्पेसिफिक, अपने आप में वो वेरी स्पेसिफिक थे, ये छोड़ना नहीं है, वो ऑलरेडी स्पेसिफिक थे, लेकिन उनसे भी स्पेसिफिसिटी में हाई हो गए जो प्रोटीन चैनल क्लोज और ओपन हो रहे हैं। वो बहुत हाईली सेलेक्टिव हो, सिर्फ अपने मॉलिक्यूल के लिए ही ओपन होंगे उनके आने पे, अदरवाइज वो बंद रहेंगे। अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल के पास लिख लो, क्लोज एंड ओपन बोथ। क्या कंट्रोल करना है? क्लोज एंड ओपन चेंज होना पड़ेगा ना, ये ऑलवेज ओपन था तो कंट्रोल आपको क्या करना है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग।
सम आर लार्ज, कोई प्रोटीन चैनल बहुत सारे नॉर्मल छोटे छोटे प्रोटीन के बने हुए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। जैसे आपको कहाँ पढ़ाया है, थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाया है, केमियोस्मोटिक थ्योरी, एटीपेस चैनल। तो वहां पर ने चेन देखी थी, रिंग देखा था, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था, यहाँ से पोटेशियम, यहाँ से हाइड्रोजन आयन मूव करता है तो एक टग ऑफ वॉर का एग्जांपल भी दिया था, एनर्जी रहती है और वो जैसे ही मूव करेगा वो कट एनर्जी और उसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन हो। तो अभी मैकेनिज्म में भी पढ़ेंगे अपन उसको केमियोस्मोटिक थ्योरी में। बट ये समझना है कि हाँ, कई सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन चैनल है, बहुत छोटे मोटे प्रोटीन्स के मिलके बने हुए चैनल। तो सम आर लार्ज allowing a variety of molecules to cross। ठीक है बच्चों। देन वर्ड आता है पोरिन। अभी हम डायरेक्ट एनसीईआरटी पे ही है, थोड़ा सा फिर बाहर जाएंगे। पोरिन नेम इंडिकेट कर रहा है ऐसे प्रोटीन जो पोर बना दे, जो फॉर्म द पोर, मेम्ब्रेनस पोर, मेम्ब्रेन पे बने हुए पोर। ठीक है, इसी के आगे हम लगाते हैं एक्वा, तो क्या बन जाएगा, एक्वापोरिन। ऐसे पोर जिनसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्वापोरिन हो जाता है। तो द पोरिन्स आर प्रोटीन्स दैट फॉर्म लार्ज पोर। कैसे बनेगा अब ये पोर, न्यूक्लियोपोर याद है कुछ, यूनिट बनाई थी अपन ने, फूल जैसे खूब सारे स्ट्रक्चर दिखाए थे, अब ये बीच में पोर बन गए, दिस इज द पोर। तो ये पोरिन, ये स्ट्रक्चर पूरा पोरिन हो गया और ये पोर अलाउ करेगा कि ये किसके लिए ये पोर बना है। एक्वापोरिन स्पेसिफिक मैंने बताया, तो वो वाटर के लिए पोरिन्स हो जाए। किडनी पढ़ाते वक्त मैं बताऊंगी नंबर ऑफ एक्वापोरिन्स बढ़ते हैं मेम्ब्रेन पे, वाटर के डिस्टिलेशन के प्रोसेस में पढ़ेंगे अपन। आर प्रोटीन्स दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहर की मेम्ब्रेन में, ऑफ द प्लास्टिड। बाहर की मेम्ब्रेन आते ही समझ जाना चाहिए कि अब मैम कुछ डबल मेम्ब्रेन की बात करेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं करेंगी। आउटर सरफेस लिखा होता तो इट इज रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन आया मतलब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में जाना है अपने को। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। जहां जहां डीएनए वहां वहां डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया allowing molecules up to the size of small proteins to pass through। ठीक है, अब प्रोटीन के साइज का मॉलिक्यूल है तो आप समझ जाओ वो अपने आप में मैक्रो मॉलिक्यूल हो गए, बड़े मॉलिक्यूल हुए ना, तब तो प्रोटीन के साइज के बराबर हुए। तो इतना आपको पोर बनाना पड़े, वो चैनल से कैसे आएंगे, तो उनके लिए और मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बना दिया गया, पोर बना दिया कि अब आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट करो, आपके लिए स्पेसिफिक पोर होगा। ये सब मार्क कर लेना, ठीक है। फिगर देखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट्स एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 different types of aquaporin। This is MCQ। ठीक है, इस फिगर की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ से फिर से पूरा अभी तक जितना पढ़े उसको रिकॉल करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन करना होगा तो यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ गया लिपिड लेयर से। फैसिलिटेड डिफ्यूजन करना होगा, उसके पास ऑप्शन है, ओपन चैनल है और क्लोज चैनल, ओपन क्लोज होने वाला दोनों चैनल है। तो यहाँ से गया, फैसिलिटी लिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है अभी सेम, हायर टू लोअर, कोई एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, एंटर कर गया, ये हो गया टनल चैनल प्रोटीन, ऑलवेज ओपन टाइप, ठीक है। फिर ये कैसे है, ये रोटेशनल वाले हैं, मतलब इट कैन बी टनल, इट कैन बी ओपन एंड क्लोज। अभी हम और आपको अच्छे से इमेज दिखाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंड किया, एंटर किया और ये बोल रहा है रोटेट कर जाए। तो रोटेट करने में अभी मैं बोलूँ कि मैं अपनी इस हाथ के इस पोर्शन पे कुछ स्टिक करा रखी हूँ और मैंने ऐसे रोटेट कर और इस साइड इसको रिलीज कर, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया इस साइड से इस साइड। अब ये पूरा प्रोटीन है, ये पूरा प्रोटीन ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ चला गया, मेरा हाथ तो फिक्स हो गया ना, तो ये इधर से इधर गया। जस्ट सपोज ये पेन है, तो पेन में कैसे हुआ, ये यहाँ पे ऐसे रोटेट कर, तो इधर वाला चीज इधर आ गया और ये इंट्रासेलुलर आ गया। यही तो करना था, इसको सेल के अंदर पहुंचाना था, रिलीज कर दिया और फ्री हो गया। और जब तक बाइंड है तब तक सेचुरेट रहेगा,
ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो बोलो हाँ। मेम्ब्रेन कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर साइड को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। हाँ, मैट्रिक्स। इनर साइड को क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ओके, आउटसाइड से इनसाइड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के हेल्प की फैसिलिटी से मॉलिक्यूल यहां से यहां ट्रांसपोर्ट हो गया, यहाँ बाइंड किया और इधर रिलीज हो गया। अब यहाँ कई मॉलिक्यूल है तो एक दो अभी है ही, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन है, ट्रांसपोर्टेशन चलता रहेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो रुक जाएगा। और इधर अंदर आया था यूज होने के लिए, जैसे ही यूज होगा फिर से कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, फिर से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब देखो, आप इमेजेस देखो, ओपन क्लोज वाली, ये कैसे ओपन दिख रहा है, ठीक है। अब जस्ट सपोज इसके आने के पहले ये क्लोज रहा होगा, या इधर से देखते हैं ये कैसा है, आपको क्लोज दिख रहा है, और ये वाली कंडीशन आप यहाँ पे एज्यूम करो, या ये वाली कंडीशन आप फर्स्ट बना लो। इसके आने के बाद ये ओपन हुआ, ओपन हुआ तो ये एंटर किया, एंटर करने के बाद ये दोनों साइड में सेमी सेमी क्लोज है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर इधर की तरफ बंद होगा, तो ये जुड़ा, तो ये क्लोज हो गया, और ये अब अलाउ नहीं करेगा जब तक ये फिर से ओपन नहीं होगा, तो दूसरे साइड में अंदर एंटर किया, तो दिस इज मोर स्पेसिफिक, ये मोर स्पेसिफिक होता है। सबसे लेस स्पेसिफिक हुआ सिंपल डिफ्यूजन, कोई मतलब नहीं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, 10 मॉलिक्यूल एक साथ भी अलग अलग टाइप के 10 मॉलिक्यूल अपने इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उसको कोई सिलेक्शन की और नीड नहीं है। प्रोटीन चैनल टनल टाइप का, ट्रांसपोर्ट किया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, अंदर आया, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस मैट्रिक्स, ठीक है। कैरियर प्रोटीन, डिफ्यूजिंग पार्टिकल, फैसिलिटी ली, डिफ्यूज कर दिया, कंसंट्रेशन हाई, कंसंट्रेशन लो, बैरियर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फैसिलिटेट हो गया, डायरेक्ट मेम्ब्रेन से जा रहा है विदाउट फैसिलिटी, सिंपल डिफ्यूजन, बोथ आर द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। अब पढ़ाएं कुछ एक्स्ट्रा, पढ़ोगे? एक तो तुम लोग का आज का जो टाइम है ना, ये खुद ही सोने का टाइम है। मैं तो टाइम टेबल देखते ही समझी पहले ही कि लो हो गई डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन। मॉर्निंग में तो कम से कम सब सुनते थे, अब तो सब सोएंगे। डिफ्यूजन फॉलोज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको केमिस्ट्री में भी पढ़नी है, फिजिक्स में भी पढ़नी है, और बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए आप पढ़ो, और इसकी डेप्थ आपको फिर मेडिकल में पढ़नी। तो ऐसा ये नहीं है, छोटी मोटी चीज नहीं है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने भी बेसिक्स में बताया, कोई चीज अगर एक्चुअल में बहुत अच्छे लॉ दिए गए और जिससे रिलेट किया गया है, चाहे ओरिजिन ऑफ लाइफ हो, चाहे साइंस की अलग अलग ब्रांचेस हो, तो दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, ट्रूथ है। क्या कहता है? द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर फ्री एनर्जी टू अ रीजन ऑफ लोअर फ्री एनर्जी। अगर आप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करोगे डिफ्यूजन पे, तो वो भी यही रिलेट करता है, ठीक है। हायर एनर्जी से लो एनर्जी, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हायर प्रेशर से लो प्रेशर, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे वो वहां पे चलता रहेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी रिफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर कन्वर्जन टू वर्क एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझसे ये पेन उठ सकती है, लेकिन मैं उठा नहीं रही हूँ, तो मैंने कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इसको उठाने की जो एनर्जी मेरे अंदर थी, दैट इज माय फ्री एनर्जी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर कन्वर्जन टू वर्क, जो किसी भी वर्क को करने के लिए है, लेकिन हम करें या नहीं करें ये मेरे पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रही बात? तो दैट इज फ्री एनर्जी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और वो फिर मेंटेन करेगी। और डिफ्यूजन को, और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो डिफ्यूजन रेट बढ़ जाए। इसलिए पहले जब अपन कोई चीज पढ़ते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर और दाब, क्या बोलते हैं इसको, साता दाब, सामान्य ताप और दाब, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, एनटीपी स्टैंडर्ड,
Rate and direction of a diffusing substance depends upon concentration of that substance at different spots. खोया हुआ है कोई किसी चीज that substance at different spots and is independent of the presence of other diffusing substance. ये बता दिया मैंने कई बार. Several gases, liquid, कौन सा? चलो several सोचो मैडम भी अंदर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा. Several gases, liquid and solutes are able to diffuse simultaneously बेटा. ठीक है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट एट डिफरेंट रेट अपने अपने कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, इसलिए उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी कर सकता है. कोई मॉलिक्यूल है ए, उसका कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है 50, कोई मॉलिक्यूल है बी, उसका कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है 60, कोई है सी, उसका है 30. तो दैट कैन डिफ्यूजन इनका रेट इसका मच फास्टर होगा, इसका मच फास्टर होगा, इसका इससे स्लोवर होगा, इसका सबसे स्लोवर होगा, लेकिन तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली डिफ्यूज कर रहे हैं एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन अपने अपने अगल बगल रिश्तेदारों के अकॉर्डिंग वो डिफ्यूज कर जाएंगे. द स्पेस विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं. अब चलो टेम्परेचर का इफेक्ट समझ लो. इंक्रीज विथ टेम्परेचर मोर द थर्मल एनर्जी. टेम्परेचर ऐड करते ही आराम से पीछे से उसको फिर से पियो, एक घुट पानी और पियो. उसको हंसाए होगे तुम पानी पी. आराम से एक घुट पानी और पियो, तब वो नॉर्मल होगा. इसका फिनोमिना क्या होता है? वो जो पहले पानी पिया वो कहाँ चला? ट्रैकिया में गया. एसोफेगस की जगह ट्रैकिया में गया. तो ट्रैकिया में जाते ही एक इनकन्वीनियंस बॉडी ने रिफ्लेक्स एक्शन दे दिया है तुरंत. वो ज्यादा देर तक उसमें जाएगा तो कंडीशन सीवियर हो जाती है. ठीक है, तो अपना प्रिवेंशन है एक तरीके से. रिफ्लेक्स एक्शन से खांसी आई तो अपना प्रिवेंशन हो गया. चलो वापस आओ. मोर द थर्मल एनर्जी. देखो कौन कौन सी एनर्जी हम बोल रहे हैं बेटा. फ्री एनर्जी बोला मैंने, जो है दिखे चाहे ना दिखे लेकिन वर्क को परफॉर्म कर सकते. काइनेटिक एनर्जी, जो वो मूव कर रहा है, जिससे वो मूव कर रहा है, और जब जब कोलाइड करेगा आपस में टकराएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है. ठीक है, अब एडिशनल एक चीज और आगे, टेम्परेचर हमने ऐड कर. तो टेम्परेचर ऐड करने से इसी एनर्जी सिस्टम में फ्री एनर्जी तो थी, काइनेटिक एनर्जी भी है, डिफ्यूजन चल रहा है, लेकिन थर्मल एनर्जी और आ गई. तो अब इतनी सारी एनर्जी मिल रही है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ गया. मोर द थर्मल एनर्जी मोर कन्वर्जन इनटू काइनेटिक एनर्जी. जितना आपने थर्मल एनर्जी दिया उतना मूवमेंट फास्ट होगा, डिफ्यूजन फास्ट है. चाय पत्ती कैसे बिखरने लगती है और कलर उसका चेंज होने लगता है, तो डिफ्यूजन फास्टर, उतना तेज वो मूव कर रहे. काइनेटिक्स इज रिलेटेड टू मूवमेंट. द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस is determined by temperature coefficient, that is Q10 value. Q10 value टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं इसको. Q10 सब जगह आप जहां पे भी पढ़ोगे 10 डिग्री टेम्परेचर के वेरिएशन से टेम्परेचर एक आपने जिस पे जैसे सपोज मैंने कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया 25 डिग्री पे और मैं दूसरा इसका रिजल्ट देख रही हूँ एदर 35 और 50. समझ में आ रही बात? तो 10 का वेरिएशन करके अपन चेक करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, टेम्परेचर 10 डिग्री कम करने पे क्या हुआ. तो इसको बोलते हैं Q10 वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू. कोफिशिएंट वैल्यू क्या हो गया? Vt अपॉन Vt माइनस 10. T इज द इनिशियल, V इज द वेलोसिटी. कोई मूव कर रहा है, वेलोसिटी समझ में आता है, मूवमेंट. तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T, that is the Vt, V at temperature T
इनिशियल टेम्परेचर, VTI भी कर सकते हो, VT0 भी कर सकते हो, इतना अपने को नहीं करना है। ओके, देन VT-10 क्या हुआ, टेम्परेचर किस साइड लिया होगा, इस साइड, 10 डिग्री कम कर दिया, तो वेलोसिटी एट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T-10, जो भी यहाँ पे इनिशियल आपने लिया था उससे टेम्परेचर 10 कर दिया, और दोनों के रेट को आपने देखा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मिला आपको कि उस टेम्परेचर की वजह से क्या डिफरेंसेस उसमें रेट ऑफ रिएक्शंस में आए, तो दैट इज द डिफ्यूजन पे इम्पैक्ट। डिफ्यूजन के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे आप तो ये डिफ्यूजन का इम्पैक्ट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ट्रांसपिरेशन पे इम्पैक्ट आ जाएगा, जहां पे भी आप टेम्परेचर हाई लो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग देयर इज समथिंग, कई चीजें ऐसी है जो 10 डिग्री टेम्परेचर पे डिनेचर्ड हो जाए, तो वो भी आपको अलग चीज चलेगी, तो आप उतना टेम्परेचर नहीं दोगे, दैट इज द ऑब्जर्वेशन ना, जब आपने पहले टेम्परेचर दोगे तब तो आपको रिजल्ट दिखेगा, एक्सपेरिमेंट का ही रिजल्ट आता है ना, बोलने से क्या होगा। तो क्यूटेन रेट एट हायर टेम्परेचर एंड रेट एट लोअर टेम्परेचर, -10 लिया था अपन ने, इसलिए लोअर टेम्परेचर बाद वाला ही होगा, इसको कंफ्यूज मत कर जाना। टेम्परेचर 10, 10, 10, 20, अब जैसे यहाँ पे क्यूटेन वैल्यू कैलकुलेट की गई तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.92, वेलोसिटी कितना था, टी पे था 290, T-10 पे हो गया 152, तो क्वेश्चन टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका क्या आया 1.92। ये रेस्पिरेटरी रेट, सेलुलर रेस्पिरेशन जब आपको समझाएंगे तब वहां पे फिर से आएगा कि रेस्पिरेशन के लिए प्रोडक्ट सबस्ट्रेट क्या यूज हुआ था, ग्लूकोज यूज हुआ, जो आप जनरल पढ़ते हो, फैट यूज कर लिया आपकी बॉडी ने प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड यूज किया, क्या यूज किया है उस पर डिपेंडेंट होता है क्यूटेन वैल्यू। डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो डिफ्यूजन कर रहा है उसकी डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा। ओके, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इनवर्सली, बेटा आवाज क्यों आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, समझ जा रहे हो, समझ में आ रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और उस पर भी स्क्वायर रूट, क्या, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल, that's why heavy particles diffuses slowly। ये बायो के काम से आपका सेंटेंस है, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी समझ लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, पढ़ ही रहे हो ना फिजिक्स केमिस्ट्री, और आप डॉक्टर बनोगे तो इन सब चीजों से तो खेलना है आपको, कोई पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में आया, उसका क्या वाटर लेवल है, क्या चीज की कमी है, क्या उसकी इलेक्ट्रोलाइट की रिपोर्ट आ रही है, तो पहले तो आप वही चीजें देखो, जस्ट सपोज आप ट्रॉमा सेंटर में हो तो कोई एक्सीडेंटल केस आया, उसकी बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो चुका है, ब्लड लॉस हो चुका है, तो आपको पहले उसका इनिशियल कंडीशन तुरंत देखना है और उसके बाद उस पर क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन चल रहा होगा, किस तरीके से उसकी बॉडी कोई चीज एब्जॉर्ब कर रही है नहीं कर रही है, ऑर्गन्स, लिवर में क्या डैमेज आया, वहां कितना लिक्विड का लेवल बचा है, स्टमक का क्या हाल है, ये सब चीजें तो देख के फिर इनिशियल ऑब्जर्वेशन के बाद डिसाइड होता है कि करना क्या है। तो सब जगह बेटा केमिस्ट्री फिजिक्स आती रहेगी। कंसेंट्रेशन ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में डिफ्यूज होना है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ मीडियम। ठीक है, जितना कंसेंट्रेशन ऑफ मीडियम हाई होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा। समझो, अगर हम तुम्हें कहें कि बेटा उधर डिफ्यूज हो जाओ और उसमें बहुत सारे, अब इसी में बोले हम कि यार डिफ्यूज हो जाओ, बैठ जाओ जरा, तो तुम्हें टाइम लगेगा बेंच के बीच बीच में, लेकिन हम किसी खाली क्लास में तुम्हें कहें कि वहां पे जाओ, फटाफट क्लास के अंदर लाइन लगा के खड़े हो जाओ, तो तुम मच फास्टर वहां पे जाके खड़े हो जाओ। क्यों, क्योंकि अंदर तुम्हें कोई ब्लॉकेज नहीं है, अंदर कोई तुम्हें जिगजैग पैटर्न में जाने के लिए कोई हिंड्रेंस नहीं है। डिफ्यूजन इज मोर फास्ट इन गैसेस मीडियम, दैट्स वाई गैसेस में मोर फास्टर होता है एज कंपेयर टू लिक्विड मीडियम, एंड सबसे स्लोवर है सॉलिड। तो उसका आप रीजन भी समझो क्यों ऐसा हो रहा है। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो आपका जितना डिफरेंस ज्यादा उतना रैपिड डिफ्यूजन। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को आप इससे भी समझ सकते हो,
देखा है सबने ये झूला? हाँ, जितना अगर हम इसको इस तरीके से बैठा दे तो खुद ही खींचना पड़ेगा दूसरे दोस्त को, तब ये धीरे धीरे यहाँ आए। और इसमें कैसा होगा, फटाफट इधर आए, फटाफट इधर से चढ़ते हैं, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। कुछ इसमें भी 30 मार खा होते हैं, इधर से भी चढ़। पता है, सभी चढ़े हो, मैं भी चढ़ी हूँ। ठीक है, ये वाला ज्यादा कम चैलेंजिंग लगता है, ये ज्यादा चैलेंजिंग। इधर से चढ़ के जाओ, फिर यहाँ से अभी जब तक दूसरा दोस्त इधर पहुंचेगा तब तक अपनी जगह फिर से ऑक्यूपाई। तो इसको समझो, अब इसका साइंस क्या कह रहा है कि जितना ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देखो यहाँ पे डिफरेंसेस कम है, इस लेवल पे आप लाइन खींचो, दोनों के बीच में डिफरेंस कम है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस कम है, तो मोर स्लोवर द डिफ्यूजन होगा, होगा तो जरूर, यहाँ से सरकेंगे धीरे धीरे। ठीक, लेकिन ये फास्टर है, आप एकदम ऐसे ही हो, तो यहाँ बस चढ़े और उसके बाद नीचे। स्टीपर कंसंट्रेशन फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, लेस स्टीप। तो यहाँ तो हो गई डिफ्यूजन की कहानी। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है आपको? समझ में आया? चलो भी ऑस्मोसिस स्किप कर। अब है पैसिव सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। इसको भी जस्ट आ जाओ, इमेज से फटाफट समझा देते हैं, उसके बाद थ्योरी में देखो। सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट, नेम इंडिकेट कर रहा है, सिम मतलब सेम, एंटी मतलब अपोजिट। ठीक है, यूनि मीन्स वन, पोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट। यूनि मीन्स वन, एक मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट तो वो हुआ ही नहीं, वो खुद अंदर से बाहर चला जाए या बाहर से अंदर आ जाए, उसमें हमने डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं की कि सेम या अपोजिट डायरेक्शन। तो एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है। और ऐसे प्रोटीन चैनल जो एक को एक टाइम में अलाउ कर देते हैं, दैट इज द यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन। और ऑब्वियसली वो एक ही डायरेक्शन में होगा, एक मॉलिक्यूल है, इधर रहा होगा ये तो इधर से इधर जाएगा, इधर रहेगा तो इधर से इधर जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिधर ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ चला जाएगा, तो दैट इज यूनिपोर्ट। अब अगर एक बार भी बात आई, आवाज आई, तो मैं पूरी उस रो को बाहर कर दूं, सिर्फ इधर से दो दो गर्ल्स को छोड़। कंटिन्यू बातें कर रहे हो तुम, पता नहीं किस मुद्दे में चले गए। तो यूनिपोर्ट में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन, एक मॉलिक्यूल है इसलिए डायरेक्शन दो हो ही नहीं सकते, तो ये सब इलॉजिकल बातें होती। एक मॉलिक्यूल है तो अपने आप उसमें हिडन है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा। यूनिपोर्ट, सिंगल ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ डिपेंडेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट में आ जाओ, दो मॉलिक्यूल है तो दो मॉलिक्यूल की अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों एक साइड जाए या दोनों अपोजिट जा रहे हैं। एक साइड गए तो सिम्पोर्ट, चाहे अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। दो मॉलिक्यूल है, एक साथ एक चैनल पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक अंदर एक बाहर, एंटीपोर्ट। डिफरेंट डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन। अब बताओ मुझे, इसमें डिपेंडेंट कौन है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट कौन है, और इंडिपेंडेंट कौन सा है? बताओ। सोचो, दो है जो वो डिपेंडेंट है, एंटीपोर्ट हो या सिम्पोर्ट हो। ए डिपेंडेंट ऑन बी, ये प्रोटीन चैनल इतना नखड़ाला है कि जब ए और बी दोनों आएंगे तभी ये काम करेगा। सिंपल, आपको ये समझ, ए और बी दोनों रहेंगे तब ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा। जब हम सोडियम पढ़ाएंगे, जब हम पोटेशियम पढ़ाएंगे, जब सोडियम पोटेशियम अपना इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, कैल्शियम पढ़ाएंगे, ग्लूकोज और सोडियम का पढ़ाएंगे, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज का पढ़ाएंगे, तो ये सब चीजें आएंगी। मतलब ए और बी को आप वैल्यू दे दोगे कि व्हाट इज ए, व्हाट इज बी।
जैसे जैसे सपोज ए और बी में, यहाँ सेकेंड वाले में हम सोडियम पोटेशियम जो बार बार बोल रहे हैं उसी को ले लेते हैं। तो सोडियम बाहर से अंदर आता है, पोटेशियम अंदर से बाहर जाता है। समझ में आ रहा है? तो सोडियम को अकेले यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, पोटेशियम को अकेले यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि डिफ्यूजन इज इंडिपेंडेंट, अपने पे डिपेंडेंट ही है वो, यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट भी है जब वो सिंपोर्ट या एंटीपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ये प्रोटीन चैनल ऐसा नहीं है, जैसे कभी कभी क्या होता है ऑटो वाले को आप या तो रिजर्व कर लो या तो वो थोड़े थोड़े सवारियां लेगा, सबसे पैसा लेगा, या आप पूरा फुल ऑटो रिजर्व कर लो और फटाफट चले जाओ। तो उसको तो कॉस्ट निकालनी है अपनी प्रोटीन की कह रहे हैं, पेट्रोल की। ठीक है, तो अपनी पेट्रोल की जब उसको कॉस्ट निकालनी है तो 3 को बैठा ले या 1 से 3 का किराया ले ले, वो तो तभी ऑटो चलाएगा। लेकिन फ्लाइट में आप बैठे हो तो फ्लाइट वाले वेट नहीं करेंगे कि यहाँ सवारी भरनी है, ऑलरेडी जितनी बुकिंग है अब खाली फ्लाइट है तो भी वो फ्लाई करेगा। तो समझो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये कैसा हो गया, ये सिर्फ इसको लेके फ्लाई करने के लिए रेडी है। आजकल किसकी शादी हुई है? कैटरीना कैफ और विक्की कौशल। ठीक है, कितना आवाज देखो, जोश आ रहा है। हाँ 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 हाँ, इसमें नहीं है नॉलेज लेने में कोई दिन, हमको सोचने में टाइम लग गया कि किसकी शादी। तो कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का प्राइवेट जेट है, ये सिर्फ उनको लेके जा रहा है, वो दोनों पहुंचे तो उन दोनों को लेके फ्लाई करे, लेकिन ये डिपेंडेंट हो गए, ये कोई भी आप अदर एग्जाम। तो एक डायरेक्शन में जा रहे दोनों मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे, पहले पहले देखो डिफरेंसेस समझते हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल की बात। फिर अंदर आते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में है, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में। और आज ये पैक हुआ था एग्जाम, तो क्यों देखना पड़ेगा? नहीं देखना पड़ता है, इसलिए समझते हुए पैकअप करो। सम कैरियर or transport protein allows diffusion only if two types of molecules move together। ठीक है, तभी अलाउ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये किसकी बात कर दी, अब तुम्हें पता है, या तो एंटीपोर्ट या तो सिम्पोर्ट। इन अ सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, सेम हो गया। इन एन एंटीपोर्ट दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, एक अंदर एक बाहर, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ, एक इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स की तरफ। When a molecules move across a membrane independent of other molecules, फिर मार्क कर लो, अपने ही अपने मौजे मस्ती में जा रहा है, तो दैट इज यूनिपोर्ट। और वो उसका खुद का प्राइवेट चैनल है, जेट नहीं है। समझ में आ गई बात? तो उसका अपना प्राइवेट चैनल है, सोडियम का चैनल है, तो वो सोडियम के कंसंट्रेशन से ओपन हो जाएगा और ले जाएगा उसको। पोटेशियम का है तो पोटेशियम के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ट्रांसपोर्ट करा देगा। तो यहां तक तो आपका सारा कहानी हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट की। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, चाहे तो बाहर जाना है तो 5 मिनट का ले लो, और फटाफट फिर से वापस एनर्जेटिक होके एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन कर लो, एक्टिव कर। 2 या 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर पड़ा। जिसको जिसको नींद आ रही है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जाओ टैप वाटर लो और आंखों में पानी डालो और वापस आओ। सब सो रहे हो यार।